हाँ, तो फिर हमने विजुअलाइज किया था कि ये सारे वेक्टर क्या हैं, तो सब एक लाइन पे आ रहे थे ना। और ये जो सारे वेक्टर हैं ये ओरिजिनल वेक्टर का स्पैन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्पैन। स्पैन क्या होता है? एक वेक्टर के केस में ऑल मल्टीपल ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये जो वेक्टर है ये तो हमारा ओरिजिनल वेक्टर था, जिसको हमने क्या नाम दिया था भाई? v का नाम दिया था, ठीक है। ये जो था ये क्या था? इसका 1.5 टाइम्स v था। ओरिजिनल वेक्टर ये है ना v। देखिए कहानी यहीं से स्टार्ट होती है ना, यू स्टार्ट विद ए वेक्टर v, ये रहा ऊपर, ठीक है। और फिर आप कहते हैं कि इसके मल्टीपल किस किस्म के होंगे और वो कलेक्शन क्या होगा। तो इसके मल्टीपल यही होंगे ना, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे के सारे वेक्टर्स आएंगे ना, और वो लाइन किससे बनेगी? ओरिजिनल वेक्टर से। 0 0 0 को उस वेक्टर का हेड से मिला देंगे आप, ये मिलाएं ना। ये 0 0 था और ये उसका क्या था? हेड था। हेड से मुराद ये होता है ना, ये वाला वेक्टर 3 4 5। तो अब इसके सारे मल्टीपल पॉजिटिव साइड पे भी होंगे और नेगेटिव साइड पे भी होंगे। सो दिस इज स्पैन। एक वेक्टर का स्पैन क्या है? ऑल मल्टीपल्स। और ये सब कहाँ होंगे? एक लाइन पे होंगे, राइट। लाइन कहां से पास कर रही होगी? ओरिजिन एंड द हेड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं। ये वही कहानी है, सब लास्ट टाइम बता दी थी। आखिरी जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं लास्ट टाइम हो गया था, ठीक है। ऑलराइट, ओके जी। अब हमने कहा, क्या कहा हमने? हमने अब ये कहा कि थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक वेक्टर का हो गया था, अब हमने 2 वेक्टर की बातें की हैं, ठीक है जी। किसकी बातें हो रही हैं? 2 वेक्टर की। नहीं नजर आ रहे हैं 2 वेक्टर, ठीक है। तो जरा पहले कुछ ऑपरेशन क्लीन अप हो जाए। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके जी। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, पिछले केस में तो उन्होंने थोड़ी सी कहते हैं ना मेहरबानी की थी, इसलिए कि जरा बिगिनिंग थी, बता दिया था कि वेक्टर कहाँ है? 3 डायमेंशन में है, ठीक है ना। 3 कंपोनेंट्स भी दे दिए थे। ये उन्होंने उसकी जरूरत महसूस नहीं की, बट यू कैन फील कि ये जो वेक्टर्स हैं u और v, ओरिजिनल u एंड v, ये कहाँ पर होंगे? पिक्चर बन रही है ना उसके हिसाब से 3 डायमेंशन में होंगे ना। क्या नजर आ रहा है? x1 एक्सिस, और क्या नजर आ रहा है? x2, और क्या आ रहा है? x3। तो आप मुझे बताएं कि मैं इस वेक्टर को, देखिए वैसे तो हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना, इस यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ डॉट तक जाएगा। आप मुझे बताएं इसको मैं u कहूं तो ज्यादा बेहतर है या v कहूं तो ज्यादा बेहतर है? वैसे तो कुछ भी कह सकते हैं, बेहतर से मुराद ये है कि अगर आप एक खास चॉइस लेंगे ना तो इस पिक्चर को मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। यू ले लें, क्यों? वजह बता क्या यू लेने की? पहले आ रहा है लेकिन ये रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है कि यू के साथ आप देखें क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है ना, 3। और 3 तो ये यूनिट चल रहे हैं ना, 1 2 3। अगर आप इसको लेंगे ना यू, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक और लाइन लगानी पड़ेगी, ग्रिड बनाना पड़ेगा। तो क्या जरूरत है ग्रिड बनाने की, राइट। तो इसको क्या ले लूं? दोबारा से वी लूं इसको, ठीक है। और इसको फिर क्या ले लूं मैं? यू ले लूं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? बाजों का सेटअप इस तरह करते हैं कि मतलब इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि करंट सेटअप में काम हो जाए, बस ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो ओरिजिनल 2 वेक्टर्स हैं। और देखें ये 2 वेक्टर्स क्या है? पैरेलल टू ईच अदर नहीं है। कौन से? u एंड v। अब हम एक तीसरा वेक्टर बना रहे हैं जो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखें एक वेक्टर के केस में हम वेक्टर कैसे बनाते हैं? मल्टीपल। 2 के केस में हम क्या बनाते हैं? एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। बिल्कुल हो सकता, वो फिर हम बाद में सोचेंगे कि उस टाइम स्पैन का क्या मतलब होगा, राइट। स्पैन तो वही रहेगा। देखें अगर 2 वेक्टर्स हैं ना तो ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन इज द स्पैन ऑफ दोस 2 वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकली क्या होगा? अगर वो वेक्टर पैरेलल हैं तो कुछ और होगा, नहीं होंगे पैरेलल तो कुछ और होगा। इस केस में पैरेलल नहीं है, ओरिजिनल वेक्टर क्या है? u एंड v। तो जरा मुझे बताएंगे u प्लस v कौन सा वेक्टर होगा? ये वाला होगा ना, ये वाला। ये तो आपको बहुत पहले बताया है ना कि अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं तो आप पैरेललोग्राम बना लें, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा, डायगोनल होगा, सॉरी, वो क्या होगा? सम होगा। तो ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है?
जनाब अली u प्लस ये है। आप मुझे बताएंगे कि ये 3u प्लस 4 भी कौन सा वेक्टर है? ये यही तो है, ये यही तो है भाई, ये वाला है, ये वाला है। इसलिए कि इसके लिए आप क्या करोगे, क्या लिखा हुआ है 3u और 4v, तो पहले आप 4v ले लो, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एडिशन तो कम्यूटेटिव है ना। तो ये वाला वेक्टर कितना हो गया 4v, और ये वाला वेक्टर कितना है 3v। अब आपने ये एक वो बना लिया क्या पैरेललोग्राम, तो ये वाला जो डायगोनल है ये बराबर क्या हो गया, ये हो गया 3u प्लस 4v, ठीक है। अब एक और बताओ अपनी पसंद का जो इन दो का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। मिसाल के तौर पर मैं ये कर सकता हूं -2v प्लस 3u। ये बताओ कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे -2v प्लस 3u को। इधर चले जाएंगे -2v, यहां पहुंच गए, फिर 3u जो है ना आप यहां पहुंच जाएंगे, फिर आप इसको मिला लें, तो ये वाला जो वेक्टर है ये है कौन सा -2u प्लस -2v प्लस 3u। अब आप जरा इमेजिन करें ना, ये सब क्या खेल तमाशा हो रहा है। जब हम थक जाएंगे ऑल वेट लेकर, मतलब u को किसी से मल्टीप्लाई किया, v को किसी से मल्टीप्लाई, तो एंड ऑफ द डे मिलेगा क्या, वो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स कहाँ होंगे, वो सारे वेक्टर्स इसी प्लेन में होंगे ना जो यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दी स्पैन ऑफ टू वेक्टर्स इफ दे आर नॉट इज प्लेन। और प्लेन किससे बन रहा है, इन्हीं दो वेक्टर से। देखें ये जो दो वेक्टर है ना, ये v एंड u इतने पावरफुल हैं कि ये आपको प्लेन क्या बना रहे हैं, यूनिकली बना रहे हैं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ठीक है ना। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, मैं तो थोड़ा सा क्लीन कर लूं फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये क्या लिखा हुआ इन तीन लाइनों में, u v u प्लस v 3u प्लस 4v ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। स्पैन u भी क्या हो गया, is the set of all vectors of the form x1u plus x2v। और नीचे क्या लिखा हुआ है, span uv a plane through the origin, ठीक है जी। अब वो जो क्लासिकल आपके पास प्लेन आता है ना xy प्लेन, अब आप इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इस xy प्लेन को, जो आप इंटर से पढ़ते आ रहे हैं, वो आप उसको इस तरह से डिफाइन करें, इट इज ए स्पैन ऑफ दीज टू स्पेशल वेक्टर्स। ये वाला वेक्टर कौन सा होता है 1 0, और ये वाला वेक्टर कौन सा होता है 0 1। तो वो जो पुरानी कहानी थी ना एक्स वाई प्लेन की, आज की तारीख में वो ये है कि दैट प्लेन इज ए स्पैन ऑफ टू स्पेशल वेक्टर्स। एक का नाम आई होता है और दूसरे का नाम क्या होता है जे होता है, ठीक है। चले आगे, क्लियर हो गया। अब अगर फर्ज कर लें वेक्टर इस किस्म के होते हैं, ये आपका यू है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। दूसरा वेक्टर में ले लेता, यानी मेरा जो v है ना, मैं उसको जो है ना वो 1.5 u ले लेता। इस v को छोड़ दें, इस वाले v को छोड़ दें, मेरा u जो भी था वही पुराना u ले लें, उसका 1.5 करके उसको मैंने क्या नाम दे दिया, v का नाम दे दिया। तो अब आप मुझे बताएंगे, अब ये जो u एंड v है इसका जो स्पैन होगा अब क्या होगा, समझ रहे हैं ना। u इतनी ये है, v इसी के आगे थोड़ा सा बड़ा करके v। हाँ अब देखें वेक्टर्स तो दो हैं मगर उसका स्पैन लाइन ही होगी, इसलिए होगी कि ओरिजिनल दो वेक्टर्स लाइन पर थे ना, तो अगर आप पहले को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसी लाइन में होगा। पैरेलल का मतलब यही होता है, दो वेक्टर्स पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। हम आगे की बात कर रहे हैं जी। ये एक आपने अच्छी बात की है। बेसिकली आइडिया पता क्या है, आप अगर एक डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो वो यूनी डायरेक्शन कहलाएगी, राइट। लेकिन वेक्टर के कंपोनेंट तीन ही होंगे, लेकिन वो होगा ये कि वो तीनों कंपोनेंट इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि अगर आप उसका मल्टीपल भी लेना तो वो नया कॉम्बिनेशन भी उसी लाइन पे आता है। तो वो आप जा रहे हैं उस तरफ, उसको हम कहते हैं, अभी तो हमने स्पेस स्पेन डिफाइन किए ना, अब आगे जाकर हम इसका डायमेंशन डिफाइन करेंगे। तो ये जो ओरिजिनल एग्जाम्पल थी ना, ये वाला u और ये वाला v, इस स्पेस का डायमेंशन 2 है, इसलिए कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन ये जो नई बनाई है ना मैंने, u और v को ले लिया 1.5, ये 1 डायमेंशनल है, लेकिन कंपोनेंट 3 ही है। असल में अक्सर लोग कंफ्यूज ये करते हैं कि अगर कंपोनेंट्स 2 हैं तो डायमेंशन 2 होगी, नहीं ऐसा नहीं है, आमतौर पर ऐसे ही होता है। लेकिन 3 कंपोनेंट वाले वेक्टर
भी एक 2 डायमेंशन में मूव कर सकते हैं। उसमें होता ही है कि एक डायरेक्शन आप क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, आगे चलें। इसमें कुछ तो नहीं पूछना इस स्लाइड्स में? नहीं, देखिए पहले जरा कहानी सुने। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आपको एक वेक्टर दिए गए ना पिछली स्लाइड पे, उसमें तो कोई मसला नहीं था ना, क्या थी? स्पैन लाइन। 2 वेक्टर्स दिए गए ना। अब मेरे ख्याल ये एग्जांपल शायद इसलिए आपको नहीं समझ में आ रही कि पहले यू वी कुछ थे, अब मैंने वही नाम लेकर कुछ और कर दिया। अब सब कुछ भूल जाए, क्लीन स्लीप। पहले ये भी देखें जिसने ये सफाई कर दी मैंने, राइट? अब कुछ भी नहीं है। 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स हैं, अगर वो इस किस्म के हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसका जो स्पैन होगा वो प्लेन होगा। लेकिन अगर 2 वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, फिर इसका स्पैन क्या होगा? लाइन होगी, और लाइन वही होगी जो इन दोनों की कॉमन लाइन है। ठीक है, ओके। अगले पेज पे ये आ रही एग्जांपल्स। लेट्स गो नेक्स्ट टाइम, आगे चलते हैं। ओके जी, ओके। ये आ गई डेफिनेशन, ठीक है जी। देखें, अभी तक तो हम सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रहे थे ना। हमने उसकी भी बात की थी, किसकी बात की थी? स्पैन की भी बात की थी, लेकिन अभी तक डिफाइन नहीं किया फॉर्मली व्हाट इज ए स्पैन। तो अभी देखें डिफाइन आ गया। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास पी वेक्टर्स हैं, तो किस में है वो? आर एन में। अच्छा, अब एन और पी का क्या मतलब है? एन का तो मतलब ये है ना, जैसे R2 है, हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे। एन का 3 मतलब क्या है? हर वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होंगे। पी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हमने कहा हमारे पास पी वेक्टर्स हैं आर एन में, तो स्पैन क्या है इन वेक्टर्स की? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड vp। अगर एक और तरीके से कहें, ये तो हो गया ना मतलब वर्बल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास p वेक्टर्स हैं तो इसका स्पैन क्या होगा? ये चीज होगी वेयर x1 x2 xp आर स्केलर्स। यानी कोई भी आप नंबर ले लें, x1 x2 x3, v1 v2 v3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक वेक्टर आ जाएगा जो स्पैन में होगा। फिर दूसरा सेट ले लें, दूसरा आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा, राइट? अब एग्जांपल्स देखते हैं। देखें वो एग्जांपल्स ये आ गई। ये 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक है v1 2 1 और दूसरा है 4 2। फाइंड अ वेक्टर इन स्पैन v1 v2। सिर्फ एक वेक्टर मुझे बताएं इस स्पैन में। जी बिल्कुल ठीक है, एक वेक्टर ये है v1 प्लस v2, यानी ये किसके बराबर हो गया? 6 3 के हो गया ना एक वेक्टर। ये वाला वेक्टर है स्पैन में कि नहीं? नहीं, 0। नहीं, ये वेक्टर है, अगर है तो मुझे वेट्स बताएं ना, x1 x2 वेट्स कहलाते हैं। ये वेक्टर आप समझे नहीं यार। देखें, v1 एक वेक्टर है, v2 एक वेक्टर है। इन्होंने कहा कि एक वेक्टर जो स्पैन में है वो ये है। 1 1 तो ये वाला है ना, 6 3। हमें 0 की बात, सॉरी। देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। ये कह रहे हैं कि ये 0 जो है v2 माइनस 2v1 है। ठीक है ना? मगर वो कहते हैं ना कि आप कान को ऐसे क्यों जाके पकड़ रहे हैं? वो भाई को पहला भी 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरा भी 0 से हुआ है, बात एक ही है। आपने जरा ज्यादा आगे जाके आपने कहा यार ये 0 0 वेट मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं नॉन जीरो वेट लेकर आऊं, एंड रिजल्ट फिर भी क्या हो? 0। जी है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। असल में पता क्या है, वो 0 को आप कहते हैं ये बेजरर सी चीज है, लेकिन 0 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वेक्टर स्पेस में 0 वेक्टर नहीं हुआ ना, तो वो फिर कुछ सर्टन फ्यूचर प्रॉपर्टीज को ओबे नहीं करेगा। तो आप मुझे बताएं, देखिए एक और मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को जो ना बड़ी लंबी चौड़ी एग्जांपल समझ जाए, ट्रिवियल एग्जांपल नहीं समझ में, पता नहीं क्यों। ये तो सबसे ट्रिवियल कॉम्बिनेशन है 0 वेक्टर। कैसा कहूँ ट्रिवियल है? कि पहले वेक्टर को 0 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। ये फर्क इतना है कि ये जो है ना, ये 0 वेक्टर है, और ये जो हम काम कर रहे हैं ना 0 टाइम्स दिस, ये स्केलर है। ये 2 0 जो है ना, तो 0 वेक्टर हमेशा कहाँ होता है? कहाँ होता है? स्पैन में होता है हमेशा। सबसे अच्छा यही होता है, सबसे आसान यही होता है ना। ठीक है, और क्या इस कलेक्शन में v1 होगा? इस कलेक्शन में
स्पैन में V1? क्या वेट्स क्या हैं? पूरा बोलो ना, जब दो वेक्टर हैं, दो वेट्स बोले हैं, 1 0 वेट्स हमें इस स्पैन में V1 देंगे। ये दूसरा वाला कैसे आएगा इस स्पैन में? 0 1। बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब ये बताओ, अब इसका जवाब दो, ये जो लिखा हुआ है, डिस्क्राइब V1 V2 ज्योमेट्रिकली। नहीं नहीं, जीरो तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि इन्होंने जो कहा था ना, इससे तो जीरो आ गया, यही कहा था ना इन्होंने। हाँ ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह से जीरो नहीं आएगा, लेकिन जीरो फिर भी होगा। वो कब होगा? जब दोनों वेक्टर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जीरो से। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है तो जीरो वेक्टर कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 0 0। इस केस में हुआ यह था कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल थे, तो जीरो एक और तरीके से भी आ गया, ठीक है ना? लेकिन जीरो होगा हमेशा, कभी इस तरह से आ जाएगा, चलो जाओ, कभी इस तरीके से आ जाएगा कि ये जीरो है, और कभी हम क्या होगा, इंडिविजुअल वेक्टर को जीरो से मिलेंगे। अच्छा, इसका जवाब दो ना यार, अब आप ये जो आखिरी वाला है, 1 मिनट, इसका जवाब कौन देगा? ये जल्दी से डिस्क्राइब करो ना ज्योमेट्रिकली, क्या है ये स्पैन? वो ड्रॉ करने के बाद क्या आएगा? यस, यही तो मैं चाह रहा हूं, बताएं। लाइन, इट इज ए लाइन। देखें ये हो रहा है, देखें ये हो रहा है, 1 2 ये वाला वेक्टर है और 2 4 ये वाला वेक्टर है, तो ये आपका V1 है और ये वाला आपका क्या है? V2 है। सही है? एग्जाम्पल, हाँ ये पहली दफा तो दी है, हाँ की थी। लास्ट टाइम तो एक वेक्टर था ना, समझने की कोशिश करो ना। लास्ट टाइम में एक वेक्टर था, उसका मल्टीपल लाइन था, स्पैन। यहाँ पे दो वेक्टर है लेकिन स्पैन फिर भी लाइन है, इसलिए कि ये दो वेक्टर जो है ना, इनमें वो क्वालिटी नहीं है। कौन सी क्वालिटी? इंडिपेंडेंट वाली। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे का क्या है? मल्टीपल है। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल हो तो रूल वही चलेगा, वन वेक्टर वाला। यानी इस केस में आप पूरी स्पैन चाहें तो V1 से पूरी ड्रॉ कर लें, या चाहें तो आप पूरी V2 से ड्रॉ कर लें, जरूरी नहीं है मिक्स एंड मैच। इस केस में समझ में आ गई ना बात? तो ये क्या हो गया है? यही तो कह रहा हूँ, कोलिनियर का मतलब वही है जो मैं कह रहा हूँ। मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ? मल्टीपल। और कोलिनियर तो सारे होंगे। अच्छा ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे आए, वरना तो सब कुछ लाइन पे तो सब होते हैं। जैसे ये वाला वेक्टर है, ये भी जो है ना एक लाइन में है, ये भी है, लेकिन कोलिनियर नहीं है। इस केस में क्या है? इस केस में ये हो रहा है ना, कोलिनियर। एक वेक्टर है, उसी में दूसरा है। तो आप समझ गए, अगर दो वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल हो तो उसका स्पैन क्या होगा? लाइन होगा। और लाइन आप कह लें V1 से बन रही है या आप कह लें V2 से बन रही है, लाइन एक ही बनेगी जी। ऑफ कोर्स, यस। ताकि पता तो चले कि आप तुक्का मार रहे हैं या आपको कोई सही अंडरस्टैंडिंग है, राइट? सही अंडरस्टैंडिंग जब आएगी, जब तक आप क्या ना कर लेंगे, ड्रॉ ना कर लेंगे थोड़ा बहुत। आप कुछ कह रहे हो? आपके नोट्स है 1.3? नहीं, ले लो ना यार, इतने परेशान। ये लो ना 1.3। अगर 1.2 है, 1.1 है, वो भी मेरे पास है, सब है मेरे पास, ठीक है? ओके जी, हो गया ये क्लियर, ये वाली स्लाइड्स? ठीक, चलें जी, आगे चलते हैं। ऑलराइट, डिस्क्राइब हो गया ज्योमेट्रिकली। अच्छा, ये वही आ गई अगले जगह, उसकी क्या आ गई आपके पास? ये देंगे, पिक्चर आ गई। यही था ना पिक्चर, इस केस में यही पिक्चर थी ना। V1 और V2 क्या थे? एक लाइन पे थे। अब नीचे कंक्लूजन भी देख लें, क्या लिखा हुआ है कंक्लूजन भाई? कंक्लूजन ये लिखा हुआ है ना कि V2 इज ए मल्टीपल ऑफ V1, सो स्पैन ऑफ V1 V2 बराबर है। आप इसको कह सकते हैं ये V1 का स्पैन है। अगर आपको V1 अच्छा नहीं लगता तो आप क्या कह सकते हैं? ये V2 का स्पैन है, राइट? ठीक है। और है क्या? ये एक लाइन है थ्रू द ओरिजिन। देखें, ये भी जो है ना लाइन बना रहा है थ्रू द ओरिजिन, और ये वाला वेक्टर भी क्या बना रहा है? लाइन थ्रू द ओरिजिन। ओके जी, चलें आगे जनाब। ठीक, अच्छा, अब ये दोनों को एग्जाम्पल एक साथ ले रहा है, राइट? आपके जो मतलब नोट्स है उसमें दोनों एग्जाम्पल साथ साथ होंगी ना। अब देखें, दूसरी वाली ये आ रही है नीचे, ये हियर वी गो।
ये आगे जनाब दूसरी एग्जांपल जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, ठीक है। ये वही था कि इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये प्रॉपर्टी थी कि V2 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ V1। तो इस केस में क्या होगा, स्पैन क्या बनेगी, एक प्लेन बनेगी। और प्लेन क्या होगा, वो भी ओरिजिन से पास होगा। और वो प्लेन कैसे बनेगा, इन दोनों वेक्टर से मिलकर बनेगा। ठीक है जी, ऑलराइट। चलें इस एग्जांपल का जवाब जल्दी से दें क्विकली। बिल्कुल सही है। वजह यह है कि ये जो है ना, इसका 1.5 है। अगर आप पहले वेक्टर को 1.5 से मल्टीप्लाई करें ना, तो सारा ट्रांसलेट होकर क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा ना। ठीक है जी, तो ये भी क्या है, स्पैन क्या है, लाइन है। ऑलराइट, चलिए जी आगे चलते हैं। स्पैन इज ए लाइन, ओके, ऑलराइट। अच्छा जनाब, अच्छा अब देखें, अभी हम क्या करते आए हैं अभी तक। हमने कहा कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि उसका क्या कर लो, स्पैन कर लो। अब चीजें रिवर्स भी हो सकती हैं। रिवर्स कैसे हो सकती हैं, पहली तो बात है कि वेक्टर आए कहां से। वेक्टर आप वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिखा था ना पीछे 4 2 2 6 3 3। आप ये भी कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं ये किसी मैट्रिक्स के कॉलम है। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप मुझे बताएं, इस केस में ये हो रहा है, इस केस में जो हो रहा है ना, हम ये ए को उठा रहे हैं और हमारा जो कंसंट्रेशन है ना वो इन कॉलम्स पर है, कि हम इन कॉलम्स को देख रहे हैं। ये हमारा V1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, V2। एक और चीज भी यहाँ पे फर्क है। एक तो फर्क ये है ना कि ओरिजिनल वेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, स्टेट कर दो या किसी मैट्रिक्स के कॉलम ले लो या किसी मैट्रिक्स की रोज ले लो। असल चीज ये है कि पिछले केस में तो हम ये कह रहे थे ना, दो वेक्टर का स्पैन। अब हम उल्टा कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें, इस तरह मिसाल है, यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं ना, ये सब के सब इस क्लास के स्टूडेंट है ना, लेकिन एक बाहर लड़का खड़ा है, वो हो भी सकता है यहाँ का स्टूडेंट और नहीं भी हो सकता है वो बाहर का। सर ऐसी पता नहीं फजूल पढ़ा रहे हैं, मैं बाहर एंजॉय कर रहा हूँ। जो बाहर है उसके बारे में तो शक है ना, लेकिन जो अंदर है तो है। यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि ये दो वेक्टर्स का स्पैन निकालो 130। हम कह रहे हैं कि क्या ये जो तीसरा वेक्टर है, कौन सा, 8 3 17, क्या ये पहले दो वेक्टर के स्पैन में है या नहीं। समझ गए ना, अब उल्टा सवाल है, स्पैन नहीं निकाल रहे हैं। वो आप समझ रहे हैं कि आपको आप मास्टर हो गए, अब उल्टा सवाल कर रहे हैं, इज समथिंग बिलोंग टू द स्पैन। वो कैसे करेंगे, आप बताएं जल्दी से, कैसे करेंगे इसके। वो तो आपने कहना, वो अगले स्टेप की बात कर दी, पहला स्टेप तो बताओ। आप ये सवाल करेंगे, ये लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है, डू x1 x2 एग्जिस्ट सो दैट क्या लिखूं, x1 टाइम्स 130 प्लस क्या लिखूं, x2 टाइम्स 215 इज इक्वल टू 8 3 17। और यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। देखिए, पहले तो आप ये करते थे ना, x1 को 4 ले लिया, x2 को 6 ले लिया, पहले को 4 से मल्टीप्लाई किया, दूसरों को 6 से किया। एक नई चीज आ गई, कहा ये स्पैन में है। अब उल्टा कहा है कि क्या ये स्पैन में है कि नहीं है। तो अब आप उल्टा जाएंगे, क्या x1 x2 एग्जिस्ट करते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। तो अब आप आगे की बात करेंगे, नाउ यू हैव ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका इससे क्या ताल्लुक बनता है, कोई बताएंगे, इसका इससे क्या ताल्लुक बनता है, इस चीज का उससे। ये आगमेंटेड मैट्रिक्स ही तो है ना यार, जिस सिस्टम को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या है ये, आगमेंटेड मैट्रिक्स है। ये कैसे आया, जल्दी से बताओ जी। रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा जनाब, ये कैसे आया, सेकंड रो को थर्ड में ऐड कर दो यार, इतने क्या परेशान हो। अब कंक्लूजन बता दो, इनकंसिस्टेंट है ना सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर इज नो। ये जो जेंटलमैन है ना 8 3 17, ये बड़ा अच्छा जेंटलमैन है, लेकिन ये इनके स्पैन में नहीं है। किनके स्पैन में नहीं है, इन दो वेक्टरों के स्पैन में नहीं है। सही है, क्लियर होगी बात। नहीं
एक मिनट देखें, एक मिनट, तरीका आगमेंटेड नहीं है, तरीका सिर्फ ये है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला, डू x1 x2 x, फिर हम कहेंगे कि जो इस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो इसका मतलब क्या है, आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है ना, उसके बेशुमार तरीके हैं। एक तरीका क्या है, बोलो? हाँ, आगमेंटेड मैट्रिक्स बना के कर लो। आपको नहीं पसंद है तो आप किसी और से कर लें। असल चीज आगमेंटेड नहीं, असल चीज क्या है, सोल्यूशन निकालना। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब है जो ओरिजिनल बी है वो एक एक कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा डिफरेंस से क्या मतलब, देखें आप बात करो थोड़ा सा टेक्निकल। इस केस में तो इनकंसिस्टेंट हो गया ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कंसिस्टेंट? अच्छा एक मिनट, देखिए ये भी बात सही कह रहे हैं, लेकिन पता क्या हो रहा है, ये एक वेक्टर का तो स्पैन नहीं है, किसका, दो है। तो आप अगर ये कहें कि साहब मुझे ये वेक्टर भी नजर आ रहा है, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, इस केस में तो नहीं है ना, लेकिन अगर होता तो फिर आप डायरेक्ट लिख देते, फिर मतलब में आप वही काम कर रहे होते ये वाला, लेकिन आप इसको क्या कर रहे होते, स्पीड अप कर रहे होते। आप डायरेक्टली क्या बता देते, बोलो ना x1 x2। हाँ तो ठीक है, बाज लोगों का इंट्यूशन हाई होता है, वो सिस्टम को देख के वो कहते हैं ना, बाज डॉक्टर नर्स पे हाथ रखते ही कह देते हैं ये बीमारी है, बाज 50 टेस्ट के बाद भी नहीं बता पाते रहे। तो यही मसला यहाँ पर भी है। ठीक है, ओके जी, क्लियर हो गई नहीं बात इनकी? बिल्कुल बिल्कुल, चेक क्यों नहीं करेंगे यार। देखें, अगर आपको अपनी अर्थमेटिक पे शक है तो चेक करेंगे, अगर आप समझ रहे हैं 100% परफेक्ट है तो सही होगा, लेकिन चेक करना फिर भी रिकमेंडेड है। अच्छा अब ये बताओ कि ये तो क्लियर हो गया कि ये वेक्टर स्पैन में नहीं है। अब ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है? देखिए, ज्योमेट्रिकली दोनों का मतलब होता है, जब स्पैन में कोई चीज हो उसका भी मतलब होता है, स्पैन में नहीं है उसका भी ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं। हाँ? वो तो ज्योमेट्रिक नहीं है, ये अलजबरा है, ज्योमेट्रिकली बताओ। नहीं होगा, अब आपने सही जुमला बोला, नहीं होगा भाई। अगर होता तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता ना। तो आप ये कहेंगे कि ये जो दो वेक्टर्स है ना, ये वाले 1305 130 और ये दूसरा वाला, ये दो वेक्टर से एक प्लेन बन रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। और ये जो बी है ना, ये शरारती बच्चा है, या तो ऊपर की तरफ निकला हुआ होगा या नीचे की तरफ कहीं होगा। ये मतलब है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ना होने का। क्लियर? चलें आगे भाई जान। मेरा ख्याल है ये क्या था, ये हो गया ना। अब हम कौन सा शुरू करेंगे, ये 1 पॉइंट कौन सा चल रहा था, 3? हाँ 1.4 करेंगे, वेरी गुड। ओके जी, चलें 1.4 की तरफ चलते हैं। दैट मीन्स कि हमें क्या करना होगा यार, दोबारा से शेयरिंग करनी होगी। इसको स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं, दूसरा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं, डिवाइस की तरफ जाते हैं, डाउनलोड की तरफ जाते हैं। 1.4 की बातें कर रहे हैं आप लोग। हाँ चलें जी, अच्छी बातें करते हैं आप लोग। ये रहा 1.4 शेयर। ऑलराइट, अच्छा हाँ ये भी सही कह रहे हो यार, अच्छा सर पसंद आया। तो कितने बच्चे बैठे हैं? ऑलराइट, चलो भाई वापस कर दो। ओके जी 1.4। हाँ जी, क्या बातें हो रही है यहाँ पे, मैट्रिक्स इक्वेशन। देखिए बहुत पहले मैंने शायद आपको इसका हिंट भी दिया था। क्या हिंट दिया था? हिंट ये दिया था कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको आप 3 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। पिछले हैंडआउट में आया था ना, एक स्केलर होता है, दूसरा क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन होती है, बल्कि 4 होते हैं, स्केलर, वेक्टर, ऑगमेंटेड, मैट्रिक्स। तो जरा थोड़ा सा पहले मैट्रिक्स पढ़ लेना। तो ये जो लिखा हुआ है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी व्यूड एज ए मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्यों?
अगर मैं आपसे पिछले केस में आपने देखा था ना, हमने कहा था कि ये 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये एक तीसरा वेक्टर्स है। पिछली एग्जांपल नहीं लेते, पिछली एग्जांपल तो थी ही नहीं ना, वो वेक्टर जो है लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं था ना, उससे पिछली एग्जांपल लेते हैं, राइट। कि अगर ये वेक्टर सम x1 प्लस सम x2 इज इक्वल टू दिस, तो हम क्या कहते हैं, ये जो वेक्टर है ये वाला, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। अच्छा, इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना यार। आपने कहा कि ये जो पहला वेक्टर है इसको मैं एक मैट्रिक्स का पहला कॉलम बना देता हूँ, दूसरा वेक्टर जो है उसको मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम बना देता हूँ, और ये जो x1 x2 है इसका एक वेक्टर बना देता हूँ, और इसको पूछता हूँ कि क्या ये इसके बराबर है। क्या ऐसे x1 x2 एग्जिस्ट करते हैं कि अगर एक वेक्टर में बनाऊं x1 x2, एक मैट्रिक्स बनाऊं जो ओरिजिनल वेक्टर्स की है, मल्टीप्लाई करके वो नया वेक्टर आ गया, जिसके बारे में मैंने पूछा था, क्या पूछा था कि इज दैट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोस टू वेक्टर्स। तो वो जो हम बातें कर रहे थे ना, कौन सी, कि साहब अगर x1 x2 एग्जिस्ट करें और ये चीज हो जाए, वही हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो बराबर b के आ जाए, तो हम कहेंगे b इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड जो वेक्टर x1 x2 होगा ये क्या कहलाएगा, वेट वेक्टर्स कहलाएगा, नहीं, ठीक है। तो चूंकि इसके लिए थोड़ा सा वो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ गया, ये मल्टीप्लिकेशन ही है ना, एक मैट्रिक्स और एक वेक्टर, लेकिन वेक्टर भी तो आफ्टर ऑल मैट्रिक्स ही होता है ना, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ रहा है। तो जरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं क्या होता है, आपको सबको आती है, दोबारा से देख लेते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये वाली, ये ऐसे ही होगी ना। देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझने के कई तरीके हैं। आपने तो शायद इस तरह से समझा होगा ना, जैसे ये वाली जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आपने इसको इस तरह से नहीं समझा होगा, आपने प्रॉब्ली इसको इस तरह से समझा होगा। मैं यहाँ करता हूँ 130 -4 25 7 -6। आप इधर जल्दी बताओ, बचपन में कैसे किया था मल्टीप्लिकेशन? आपने ऐसे ही किया था ना, 7 1 7, और ये 24, ये 24 होगा, कितना आएगा ये, हाँ ये चीज आ जाएगी ना, 31 ये जो नीचे लिखा हुआ है आ गया ना, 31 ये नीचे वाला। अब दोबारा फिर क्या किया होगा आपने, 7 3 21 -12 कितना आ गया, दोबारा से लिखता हूँ, 21 -12 ये कितने हो गए, 9, ये रहा 9। तीसरा क्या था भाई, 35 0 + 35 0 -30, वो ये वाला है। तो ये तो पुराने जमाने से आपको पता है ना मल्टीप्लिकेशन। आज का नया जमाना ये है कि आप पता क्या कर रहे थे, आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको -6 से, यही कर रहे थे ना, ऐड कर रहे थे। कह रहे नहीं, पहले सारा मल्टीप्लाई कर लो। सारे मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि इस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, ये वाला काम, ठीक है ना। और दूसरे वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, -6 से, ये वाला काम। ये कह रहे हैं कि पहले आप इस तरह चल रहे थे ना, मल्टीप्लाई ऐड मल्टीप्लाई ऐड मल्टीप्लाई, कह रहे आप इस तरह चलो, सारे मल्टीप्लाई कर लो, वो सारे मल्टीप्लाई कर लो, बाद में क्या कर लो, ऐड कर लो। तो दोनों चीजें एक ही है ना भाई, कोई मसला तो नहीं हो रहा ना। किसने देखी थी ये वाली मल्टीप्लीकेशन इससे पहले? हो सकता है आपने देखी हो, किसी ने, राइट? नहीं देखी, आज देख लेना, राइट। ये ज्यादा इंटरप्रिटेशन सही है, इसलिए कि इंटरप्रिटेशन क्यों सही है, ये बेसिकली कहाँ ले जाता है आपको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर एक मैट्रिक्स हो और एक वेक्टर हो तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है भाई। क्या होता है, वेट कहां से लेते हैं, वो जो वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, और वेक्टर कहां से लेते हैं, मैट्रिक्स के लेते हैं। वेट कहां से लेते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये चीज, ये बात समझ में आ, और ये ऐसे ही लिखा हुआ है, जनरल डेफिनेशन ये है कि अगर आपने मल्टीप्लाई कर लेना दो मैट्रिसेस को, तो पहला कॉलम उठाओ, x1 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया ना, दूसरा कॉलम x2 से, और दिस ऐड कर लो, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्लियर, चलें आगे। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हम कौन सा कर रहे हैं यार, 1.4 कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके जी, एग्जाम्पल, चलें जी। Write down the system of equations corresponding to the augmented matrix below, and then express the system in vector form, and finally in the form this this। ये वही बात दोबारा रिपीट हो रही है, सिस्टम को आप मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं, राइट। तो चलें, सबसे पहले आपने क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखना है जी, नहीं यहाँ पे आपने ऑगमेंटेड नहीं लिखना,
करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो दी हुई है ना, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। हाँ तो बताओ ना, जल्दी बताओ क्या लिखूं है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दी है। ओ भाईजान आप सही कह रहे हो, लेकिन कहते हैं ना रूम में रोमन बोलनी चाहिए, तो एक्स वाई ना बोलो, x1 x2 x3 बोलो, राइट। तो क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन, 2x1 प्लस 3x2 प्लस इज इक्वल टू 9। दूसरी क्या होगी, -3x1 प्लस x2 -2x सॉरी इज इक्वल टू -2। सही हो गया ये। 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x1 प्लस x2 वो तो 0 हो गया, इज इक्वल टू -2। तो ये क्या बन गया आपका सिस्टम। ऊपर वाला क्या था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। क्या करूं, कुछ मिसिंग है ना, कहां लिखूं, क्या कहां लिखूं बोलो ना। तो यार बोल दो ना, पहले की जगह x1 लिख दो यहाँ पे लिख दो x1 लिख दो यहाँ पे। ओ भाईजान क्या हो गया पेन साहब को, यहाँ पे x1 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं, x3। ये भी हो गया। आखिर में क्या कहा है, मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको क्या करूं, टू माइनस 3 3 1 4 0 9 -2 x1 x2। ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। और इसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म भी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ax इज इक्वल टू b। ठीक है, व्हाट इज b, ये वाला वेक्टर b है और ये वाली मैट्रिक्स क्या है, a है। तो आपने देखा इस स्लाइड्स में सब कुछ आ गया, यानी असल इब्तिदा कहीं से भी कर सकते हो। नॉर्मली हमारी जो बिगनिंग होती है ना, वो यहां से होती है। कहां से होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, उसके बाद फिर हम ऑगमेंटेड बना देते हैं, कभी वेक्टर बना देते हैं, कभी मैट्रिक्स। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, कोई सब मैट्रिक्स से शुरू कर सकते हैं। जैसे इस केस में कहां से शुरू हुई कहानी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। यहाँ से शुरू हुई ना कहानी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। तो फिर उसने कहा कि डिफरेंट वर्जन बताओ। जी आप पूछ रहे, कहीं गलती कर दी मैंने। अच्छा हाँ ठीक है, तो सही है ना, वेरी गुड। यहाँ पे बस x3 लिख दो यार, इतनी सी गलती की है। ठीक है, अब सही हो गया, गुड। ऑलराइट, तो ये बस कहानी है सिंपल सी। चलें जी आगे चलते हैं। नाउ वी गो टूवर्ड्स, ये एग्जाम्पल हो गया। ओके जी, राइट। 3 इक्विवेलेंट वेज। देखिए अगले स्लाइड जाने से पहले मैं यही बता दूं, हर चीज के लिखने के कितने तरीके, हर चीज के नहीं, यहाँ पे सिस्टम के कितने तरीके, 3 तरीके हैं, राइट। वही अगले स्लाइड्स पे, यानी अगले स्लाइड्स में इसकी समरी है। क्या है इसकी समरी है, ओके। सो हियर वी गो, ये रहा। कहाँ चले गए, कुछ आगे पीछे चले गए क्या, ये तो हमने अभी किया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ ये है, ओके जी, ओके। यही तो अभी डिस्कस हो रहा था, 3 इक्विवेलेंट वेज व्यूइंग ए लीनियर सिस्टम। पहला क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वही 3x1 x2 इक्वल टू समथिंग। दूसरा क्या है, वेक्टर इक्वेशन। क्या था हमने, x1 टाइम्स पहला वेक्टर, x2 टाइम्स दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेक्टर। तीसरा क्या था, मैट्रिक्स फॉर्म, ax इज इक्वल टू b। a के कॉलम्स जो हैं वो वही होंगे, क्या, जिनको हम ऊपर क्या कह रहे हैं, a1 a2 एंड a3 कह रहे हैं। ठीक है, राइट, ओके। अच्छा, अब ये जब ये लिख दिया इक्विवेलेंट, तो फिर ये भी वही चीज आ गई। ये थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लिया गया है कि ये वाली जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसका जो भी सोल्यूशन आएगा वो सेम होगा एज दिस। और इसका जो तरीका है प्रैक्टिकली वो क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाकर करना। बात सब एक ही है, तीनों चीजें एक ही है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो, वेक्टर इक्वेशन ले लो, या ओरिजिनल सिस्टम में
कुछ काम कर दो, यूजफुल फैक्ट। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये क्यों इंटरेस्टिंग है वो मैं अभी आपसे पूछता हूं। देखिए, अभी तक हम जब बातें करते थे ना सोल्यूशन की, तो हम दो किस्म की बातें करते थे कि साहब, बल्कि तीन 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 किस्म की बातें। सबसे पहले हम पूछते थे क्या कंसिस्टेंट है या नहीं है। चलें, अगर नहीं है तो बात खत्म होगी। अगर कंसिस्टेंट है तो फिर दो मजीद सवाल करते थे, यूनिक एंड नॉन यूनिक। वही बात होगी, नॉन यूनिक का मतलब इनफाइनाइट ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब ये बताओ, पुराने जमाने में अगर ये होता था नो सोल्यूशन, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, कैसे कहते थे नो सोल्यूशन? आखिरी कॉलम पे बिट कॉलम हो जाता था, या देसी जबान में समथिंग जीरो इज इक्वल टू नॉन जीरो आ जाते थे, यही कहते थे ना। ओके, चलें अब जरा पॉजिटिव बात कर लेते हैं। तो पुराने जमाने में जब सोल्यूशन होता था तो उसको कैसे कहते थे? नहीं, इसी का उल्टा कर दो ना, लास्ट कॉलम इज नॉट ए पिवट कॉलम। लास्ट कॉलम इज नॉट ए पिवट कॉलम, देन सिस्टम हैज ए सोल्यूशन। तो वो चीज तो यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, लास्ट कॉलम अगर नहीं है वेक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लास्ट कॉलम है ना, वो ओरिजिनल वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। देखिए, अब आप इस तरह से समझे, एक सिस्टम था, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगर सोल्यूशन है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इस चीज को मैं इस तरह से देख सकता हूं ना, कि ऐसे नंबर मिल गए हैं x1 x2 x3 जो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में एक और चीज बता रहे हैं कि नाउ बी कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 a2 an, या ये भी कह सकते हो कि b इज इन ए स्पैन ऑफ a1 a2 a3 an। तो अब ये जो नई टर्मिनोलॉजी है ना, इसमें ये वाली चीज आ गई, द इक्वेशन हैज ए सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ b इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। बस यहां पे ये लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये नया क्राइटेरिया आ गया। वो कहते हैं ना, वो चीज वही पुरानी है, लैंग्वेज नहीं हो गई अब, सही है ना। पहले हम कहते थे कि साहब लास्ट कॉलम पिवट है तो नहीं है सोल्यूशन, लास्ट कॉलम पिवट नहीं है तो सोल्यूशन है। आज की तारीख में हम ये कह रहे हैं कि अगर बी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है a1 a2 a3 तो सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो इट्स जस्ट ए डिफरेंट क्राइटेरिया। हाँ, ओके, डिफरेंट मतलब चीज वही है, डिस्क्राइब कर रहे हैं जरा हम डिफरेंट अंदाज में। ओके जी, हम कहाँ पे पहुंचे हुए, हम यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है। ये यूजफुल फैक्ट हो गया ना, अब हम आगे चलते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब एग्जांपल के तरीके से कुछ काम करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल, ओके। अच्छा, ये एग्जांपल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा इस पे तवज्जो फरमाइएगा आप लोग। ओके जी, ओके। अभी तक जो हम बातें करते थे ना, वो बड़ी सिंप्लीफाइड करते थे। क्या मतलब सिंप्लीफाइड का? A1 पूरी तरह पता था, A2 पता था और B पता था। हम सिर्फ क्या कहते थे कि मतलब हम ये, चलें दूसरे लफ्जों में, हम जब करते थे ना AX इजिकल टू B, हमें A भी टोटली पता होता था और B भी टोटली पता होता था। यहां पर आज की तारीख में B टोटली नहीं पता, अननोन दिया गया है, B1 B2 एंड B3। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि इज द इक्वेशन कंसिस्टेंट फॉर ऑल B? नहीं, एक मिनट, -2B प्लस क्या? ये तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए, वो जो बोल रहे हो यहाँ कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। अभी ठहर जाओ जरा, क्या करें यार। ये देखें, आमतौर पर हम इस बात के आदी है ना कि हमें आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं तो हम तो पूरा डेटा देते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, पूरा डेटा नहीं है, आखिरी कॉलम नंबर नहीं है, अननोन है। चले ठीक है यार, हम भी थोड़े अब बड़े हो गए, हम अननोन से भी काम कर सकते हैं ना। सपोज कर लेंगे B1 B2 B3 नंबर है, तो वैसे भी आपके जो रो ऑपरेशन करने होते हैं ना, उसमें बेचारे B का अमल दखल नहीं होता, सिवाय आखिर में जाके कहीं होता है। शुरू में तो सारा खेल कौन खेल रहा होता है? A। तो बताओ,
मैं ऐसा है कि चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लिहाजा मैं 2-4 स्टेप करूंगा। इसके फौरन बाद आप कहां पहुंचे थे, जरा ये बताओ तो जल्दी से, जल्दी बोलो यार। आप बस बताते जाओ ना, क्या क्या लिखूं मैं, जल्दी बताओ। ये मेरा ख्याल है, एक मिनट, ये मेरा ख्याल है 3b1 प्लस b2 हो जाएगा ना ये। दोबारा से करते हैं यार, ये कहाँ चले गए यार, कहीं और पहुंच गए। ये होता है ना, ये हाइब्रिड क्लास में तो ये होगा ना। ये रहा, हम यहाँ पर थे, ठीक है जी। ओके, सो मैं आपसे पूछ रहा था, आप मुझे बता रहे थे, क्या बता रहे थे भाई, ये पहली रो तो ऐसी रहेगी ना, दूसरी रो ये 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 3b1 प्लस b2। अच्छा, और ये वाली क्या हो जाएगी 0 0 0 माइनस 2b1 b3। क्या मतलब, एक ही स्टेप में, एक तो नहीं, खैर स्टेप तो 2 थे ना, पहले आपने रो 2 को मतलब सेट किया, फिर आपने रो 3 को किया, लेकिन ये फौरन क्या बन गई, इकोलोन बन गई ना। मेरी बात तो सुनो, इकोलोन बनी कि नहीं, रिड्यूस इकोलोन है, नहीं रिड्यूस नहीं है, रिड्यूस में फिर ये होता है कि ये जो 4-5 नजर आ रहे हैं ये भी 0 करने होते, और ये जो बी है ये, लेकिन मैंने कहा था ना कि इकोलोन से भी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं दे सकते, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव सबसे पहला सवाल, क्या सिस्टम कंसिस्टेंट है, ये देखें, इनको नजर आ रहा है, ये कंडीशन लगा रहे हैं भाई, पहले आपस में तय कर लो क्या है। एग्जैक्टली आपको जो नजर आ रहा है वो कह रहे हैं ना, आपको हर चीज हरी हरी नजर आती है, राइट, आपको ये 0 नजर आ रहा है, मगर ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कंडीशन ये है कि अगर ये कॉम्बिनेशन जो मैंने सर्किल किया 0 हो गया तो सिस्टम का सोल्यूशन है, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन 0 नहीं हो तो सिस्टम का सोल्यूशन नहीं होगा। इसको मैं फिर वही कहूंगा कि ये जो था ऊपर जो चीज दी थी, ये सिस्टम नहीं था, ये फैमिली ऑफ सिस्टम था। क्या था, फैमिली कैसे पहचानी जा रही है, b1 b2 b3 से। आप एक वैल्यूज देंगे तो फैमिली का एक मेंबर आ जाएगा, दूसरी वैल्यूज देंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो वो फैमिली के मेंबर जिसका b3 बराबर होगा 2b1, वो मेंबर तो सॉल्वेबल होगा। मैंने असल में निकाला, पता कैसे, उल्टा करके निकाला है ना, इसको मैंने 0 करके जो है ना इसको लिख लिया है। जब 0 करोगे तो मेरा b1 जो है, मेरा b3 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 2b1। तो सोल्यूशन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो यही तो लिखा हुआ है, एक्सटर्नल इज consistent for all b is not consistent, sorry, for b since some choices of b make this non zero। ठीक है, और ये वाली चॉइस क्या कर रही है, 0 कर रही है ना। देखें सारा खेल इस नंबर का है ना। तो ये वाली जो चॉइस है ना, बल्कि इस तरह से लिख लेते हैं यार, चल ऐसे लिख लेते हैं, -2b1 प्लस b3 नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखूं, बड़ा बड़ा, नो सोल्यूशन, ठीक है। और अगर -2b1 प्लस b3 इज इक्वल टू 0, सोल्यूशन, यस सोल्यूशन। ठीक है, चलिए बात क्लियर होगी। तो अब क्या हुआ, एक तरफ सोल्यूशन है, एक तरफ नहीं। जिसका नहीं है उस उन फैमिलीज को तो कहेंगे यार जाओ तुम बाहर चले जाओ, कराची से आए, ठीक है। और जिनका सोल्यूशन उनको कहो ठहरो, अभी तुमसे मजीद चीजें पूछनी है जी। हैं, हाँ ठीक है, नहीं नहीं, एक मिनट, आपने उल्टा कह दिया। अगर -2b1 प्लस b3 अगर 0 हो गया तो लास्ट कॉलम पिवट कॉलम नहीं होगा ना। तो अगर नहीं होगा तो सिस्टम को तो सोल्यूशन होता है। अब मैं ख्याल उल्टा समझ गई।
अभी बात उधर ना जाए इन्फिनिटी, अब बात यहाँ पर रखें, अभी सोल्यूशन है या नहीं है वो बाद में बात करेंगे ना। अभी मैंने कहा तो था ना, जो इनकंसिस्टेंट है उनको बाहर निकाल दिया, कंसिस्टेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी सिर्फ क्या हो रहा है कि जब B3 बराबर 2B1 के यू विल हैव ए सोल्यूशन, और अगर B3 बराबर नहीं है 2B1 के यू डोंट हैव सोल्यूशन। अब अगर B3 बराबर है 2B1 के, अब आप सवाल कर सकते हैं विल देयर बी ए यूनिक सोल्यूशन और मोर देन वन। अब बताइए, आप ही बताओ, अगर ये 0 हो गया, क्यों हो गए इनफाइनाइट? नहीं, पूरी रेस तो 0 हो गई, वो कमाल नहीं है, ये कमाल है कि जब ये चीज बचेगी ना तो सिर्फ x3 क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो इस केस में फिर क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी। यानी इस केस में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो कि सिर्फ एक सोल्यूशन रखे, या तो सोल्यूशन नहीं है या इन्फिनिटली मेनी है। वो कहते हैं ना पॉसिबिलिटी क्या होती है, 0 1 इन्फिनिटी, यहाँ पे ये 1 निकल गया, या तो नो सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन। क्लियर हो गया? अब प्रैक्टिकली करने की कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिकली यही होगा ना, वो एक तो ये थ्योरी फिर क्या साथ, चलो ये B1 ले लो या B2 ले लो, अब मुझे बताओ क्या होगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसको जनरल व्यू देखते हैं। जनरल व्यू ये है, मैं जरा ये सारी चीजें मिटा दूं, बहुत कुछ हो गया हिचपिच। अब पता क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है कि वो B1 B2 B3, अच्छा एक और बात बताएं, हमने क्या कहा है कि सोल्यूशन कब होगा, यही होगा ना सोल्यूशन, भाई 0 होगा यार। अच्छा मजे की बात है, इस क्राइटेरिया में ये जो B2 है ना बेचारा, इसको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा है B2 को। B2 कुछ भी हो, इसका तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। इसका मतलब है B2 जो है वो बेचारा खामोश बैठेगा, तो यार सिस्टम कंसिस्टेंट हो या नॉन कंसिस्टेंट हो, मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। असल खेल किस में चल रहा है, B1 और B3 में चल रहा है। इसका मतलब है कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो कौन से मैजिक नंबर है B1 B2 3 जो सोल्यूशन प्रोवाइड है, यही चीज B1 इज एनीथिंग एंड B3 इज इक्वल टू ट्वाइस B1। लेकिन हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, विजुअलाइज करना चाह रहे हैं। किसमें विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, बनाकर कुछ, तो ये आगे नजर आएगा आपको, ठीक है। अच्छा अब आगे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, ये सारी समरी आ जाएगी अगले पेज पे। सो लेट्स हैव ए समरी। ओके जी, ओके वही चीज दोबारा से है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा काम करते हैं, इसको जरा नीचे कर लेते हैं। ओके अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। हाँ ओके, ये हमारा ए था, ये हमारा क्राइटेरिया था। किसका क्राइटेरिया था, कंसिस्टेंसी का। अभी मैंने क्या जुमला कहा था कि B2 का कोई प्लेन नहीं है ना। आप जरा इमेजिन करें कि आपके पास ये B1 एक्सिस है और ये मेरा B3 एक्सिस है। आपने अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या होगा, एक पॉइंट तो 0 0 होगा ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट कर ले B1 को आपने 1 ले लिया, ठीक है, तो B2 किसके बराबर हो जाए, B3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाली आपने लाइन खींच ली, ये वो लाइन है जो सिर्फ B1 B3 प्लेन में होगी। B2 क्या है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, तो अब आपने इसको इधर बना दिया। इसका मतलब है कि अगर आप इस प्लेन में होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, तो वो बी जो इस प्लेन में होगा वो तो कंसिस्टेंट एंड मेनी सोल्यूशन को बताएगा, और जो इधर उधर निकल जाएंगे वो क्या होंगे, सोल्यूशन नहीं होंगे। तो ये है ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिली। फैमिली किससे पहचानी जा रही है, B1 B2 B3 से। अगर B1 B2 B3 इस प्लेन के ऊपर होंगे, यानी ये वेक्टर, ये भी B एक वेक्टर, ये दूसरा, ये सारे के सारे कंसिस्टेंट होंगे। नहीं नहीं एक मिनट, तो हम यही तो कह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो मैंने कहा ना, वो जो सारी नाइस फैमिलीज हैं जो कंसिस्टेंट है उनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, कि उन तमाम फैमिलीज का बी वेक्टर जो होगा वो इस प्लेन में होगा, यही तो कह रहे हैं। हाँ प्लेन का मतलब यही है कि दिस इज ए प्लेन। देखें B1 B2 B3 यहाँ भी लाई करते हैं, इसको समझने की कोशिश करें, यहाँ भी लाई करते हैं, लेकिन जो यहाँ लाई करते हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वो इनकंसिस्टेंट होंगे। लेकिन अगर आप यहां से उठाएंगे ना B1 B2 B3,
तो वो फिर क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। और जहां से अगर आप उठाएंगे ना B1 B2 B3 तो ये कंडीशन लाजमी गारंटीड होगी, इसलिए कि ये प्लेन बनाया ही इसी कंडीशन से गया है। इस कंडीशन से प्लेन मैंने अब दोबारा से बता देता हूं आपको, ये देखें। चलें पहले मैं इस पिक्चर को छोड़ देता हूं, मैं खुद बनाता हूं। मैंने यहां पर लिया B1 एक्सिस, ठीक है, और यहां पर मैंने लिया B3 एक्सिस, और ये लाइन है। कैसे बनेगी ये लाइन? 1.00 हो गया ना, बोलो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, मैंने B1 को 1 किया और B3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट आ गया ना, ये वाली लाइन बन गई ना, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस खेल में B2 तो है ही नहीं, तो अगर मैं B2 को आगे पीछे करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप B2 आगे पीछे करेंगे तो लाइन घूमेगी आगे पीछे, जब लाइन घूमती है आगे पीछे तो क्या बनाती है भाई, प्लेन। तो बन गया ना प्लेन। ठीक है, तो अगर इस प्लेन के अंदर आप हैं, सिस्टम कंसिस्टेंट है, प्लेन के ऊपर नीचे है तो सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। यानी ये अलजबराइक कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन जो थी ना, ये अलजबरा था, और ये क्या है, ज्योमेट्री है। बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन जरा घर जाके सोचिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है भाई कि कॉलम्स ऑफ ए स्पैन ए प्लेन इन आर क्यूब। कहने का मतलब है कि वो जो आपके पास 3 कॉलम है ना, A1 A2 A3, ये जो 3 कॉलम है, ये जो 3 कॉलम है, ये वाले अगर कंसिस्टेंट है ना, तो फिर वो जो बी था वो इन तीनों का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना। लेकिन अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो बहरहाल ये जो 3 कॉलम्स हैं, ये मुझे बताएं ये प्लेन क्यों बना रहे हैं? प्लेन तो 2 वेक्टर बनाते हैं ना, प्लेन तो 2 वेक्टर बनाते हैं, यहाँ तो 3 है, तो ये कैसे प्लेन बना रहे हैं? ये पता है क्यों बना रहे हैं? मैं बताता हूँ क्यों बना रहे हैं। ये बना रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, चलो भाई पीछे चले चलो। हाँ ये देखें, मैं बताता हूँ क्यों बना रहे हैं। आपने ये चीज इस चीज पे नोट नहीं किया? ये जो स्ट्रक्चर बता रहा है ना, ये जो इसमें तीसरी रो 0, ये बता रही है कि ओरिजिनल जो 3 वेक्टर्स है ना, वो उनमें कोई एक जो है बाकी 2 पर डिपेंड कर रहा है। कोई एक किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी 2 पे। तो लिहाजा आपके पास देखें, अगर 3 वेक्टर्स आपके पास ऐसे हैं ना, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर निकला हुआ है, तो ये प्लेन नहीं, ये पूरी स्पेस बनाएंगे। लेकिन अगर 3 वेक्टर हैं लेकिन जो तीसरा जो इसके स्पैन में आ गया, तो वो 3 वेक्टर प्लेन वो स्पेस नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, आगे डिस्कस करेंगे। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई मसला नहीं, सिर्फ वहां तक रहे आप। सोल्यूशन कब होगा, जब B2 बराबर सॉरी B1 B2 क्या जल्दी देखो, क्या कंडीशन है, 3 नहीं, सिंगल बताओ ना, एक वेरिएबल इधर रखो बाकी उधर लिखो। B3 इक्वल टू 2B1, राइट। तो जब तक ये कंडीशन है, आप एक प्लेन में है, और उसी प्लेन के अंदर रहते हुए आपके सिस्टम का क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। बी अगर उस प्लेन के अंदर आएगा, बी आगे पीछे हो गया तो नहीं आएगा। ओके, तो ये तो ओके राइट, आगे चलेंगे ना। ये हो चुकी है सारी खेल। अच्छा जी, अब जरा ये देखते हैं। अच्छा, ये अगले जो है ना स्लाइड, ये भी वही चीज है जो हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, काफी डिस्कस कर चुके हैं। Alright, if any b in R cube can be expressed as this, then we say that the columns of a span are 3. Okay. देखिए अभी पता क्या हुआ है, हम थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। अभी तो हम तो सिर्फ कह रहे थे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने उल्टा कर दिया। हमने कहा कि वो जो 3 एज थे ना, A1 A2 A3, 3 एज थे ना, A1 A1 था, ओ भाईजान A1 था, और क्या था, A2 था, और क्या था, A3 था। मेरे ख्याल यहाँ लिख लेते हैं। हमने क्या किया था, हमने इसको क्या किया था,
आगमेंटेड सिस्टम बनाकर सॉल्व किया था ना, हेलो, आगमेंटेड सिस्टम बनाकर क्या किया था हमने, सॉल्व किया था ना। अब हमने कहा यार छोड़ो सिस्टम, अब सिर्फ एक सवाल करते हैं, कैन वी से कि बी जो है वो स्पैन ऑफ A1 A2 A3 में लाई कर रहा है? इस क्वेश्चन का जवाब कोई दे सकता है? इज इट इन ए स्पैन ऑफ A1 A2 एंड A3? अभी तो किया है ना यार। हाँ वही कह रहे हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है वही वाली, तो वो बी उसमें स्पैन में लाई करेगा, लेकिन अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो बी क्या करेगा, स्पैन में लाई नहीं करेगा। और कंडीशन वही है जो दोबारा से मैं बता देता हूँ, B3 इज इक्वल टू 2B1। मेरी बात तो सुनो ना, देखें ये A1 A2 A3 तो फिक्स थे ना, मैं लिख भी देता हूँ, राइट, फिक्स भी थे ना, ये थे 1 - 3 2। A1 क्या था, 1 - 3। आप जरा देख के बताएं दूसरा क्या है, देख के बताओ ना यार। 4 - 11 8। अच्छा तीसरा क्या है, 5 - 14 10। ठीक है, इस केस में क्या है कि वो बी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो तो स्पैन में आ रहे हैं, लेकिन वो भी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो स्पैन में नहीं आ रहे। यानी दूसरे लफ्जों में अब उल्टा करते हैं हम कि ये जो A1 A2 A3 है ना, ये पूरे R3 को स्पैन नहीं कर रहे, पूरे R3 को जनरेट नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, देखें स्पैन और जनरेट एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो A1 A2 A3 क्या कर रहे हैं, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना, लेकिन उस लीनियर कॉम्बिनेशन में वो बी नहीं आएगा जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। किस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, इस वाली कंडीशन। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो भी तो आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये वाला वेक्टर 1 2 3, क्या ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है A1 A2 A3 का? नहीं है ना, इसलिए कि ये B3 है, ये दिस है, ये तो वेक्टर नहीं है ना। लेकिन ये वाला वेक्टर होगा अगर मैं आपसे बोलूं B1 1 and 2, ये होगा ना, B1 1 है, ये होगा, ये है, ये नहीं है। इसका मतलब है जो तीन वेक्टर्स थे ना, किसी को तो जनरेट कर देते हैं, यानी 1 1 2 को तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन 1 2 3 को जनरेट नहीं कर रहे। लेकिन इमेजिन करें कि वो तीन वेक्टर्स जो सारी स्पेस को जनरेट कर दें। मिसाल के तौर पर ये तीन वेक्टर्स, ये तो पूरी स्पेस को जनरेट कर देंगे ना। तो आप कहेंगे कि इस कॉलम में, इस केस में दी कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स जनरेटिंग R3, इस केस में दे आर नॉट जनरेटिंग R3। ठीक है, डेफिनेशन आ गई आप समझ में, क्या लिखा हुआ है, कॉलम्स ऑफ ए span Rm if every vector B in Rm is a linear combination of A1 up to AP। यानी अगर स्पैन जो है वो Rm के बराबर हो जाए तो हम उन कॉलम को क्या कहते हैं, दे जनरेट होल स्पेस। क्लियर बात समझ में आ रही ना, जरा दोबारा से बता दूं। आपने तीन वेक्टर पकड़े, कौन से पकड़े, ये वाले, इनके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आपने देख लिए, लेकिन वो सारे के सारे पूरे R3 को कवर नहीं करते, इसलिए कि R3 को कवर वो कर रहे हैं, मतलब इस कॉम्बिनेशन में वो वेक्टर आ रहे हैं जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कौन सी, B3 इज इक्वल टू T1। तो ये जो तीन वेक्टर्स थे ये वाले, ये इसमें ये पावर नहीं है। कौन सी पावर नहीं है, दे डू नॉट स्पैन R3, दे डू नॉट स्पैन R3। लेकिन इनमें क्या है, ये जो 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, इसमें क्या है, ये पूरी स्पेस को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल शायद क्या हो गया, टाइम कुछ हो गया, अभी चले 2 4 मिनट और हैं। तो अब जरा थ्योरम 4 को देख लेते हैं। थ्योरम 4, हाँ जी, क्या कह रही है भाई थ्योरम 4, एक मैट्रिक्स है m/n। अच्छा ये बता रहे कि ये चारों कंडीशनें इक्विवेलेंट हैं। आपको पता है ना इक्विवेलेंट, मेरे ख्याल है अक्सर लोगों को तो डिस्क्रीट मैथ में नहीं पढ़ाई है, राइट। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि या तो चारों स्टेटमेंट ट्रू हैं या चारों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, अब फर्ज कर लेते हैं कि, पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है, ax इज इक्वल टू बी का सोल्यूशन है फॉर ऑल बी। क्या है, ऑल बी। ठीक है, इसमें a जो है वो फिक्स है, a फिक्स है, b फिक्स नहीं है। अब मुझे पहले ये बता दो, चलो ये वाली स्टेटमेंट अभी जो हम खेल तमाशा कर रहे हैं उसमें ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है,
हेलो, इधर इधर, अभी जो हम काम कर रहे थे ना, वो जो ax इजिकल टू बी, और ये स्टेटमेंट एक जनरल है, तो ये स्टेटमेंट उस केस में ट्रू है या फॉल्स है? यस, क्यों फॉल्स है? नहीं, जनरेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईच बी इन आर एम ए एक्स बी हैज ए सोल्यूशन। उस केस में तो नहीं था ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। जो अभी चला है ना, उसके लिए फॉल्स है। बाकी क्या कह रहे हैं? हाँ, अभी आ रहा है। तो अब जो केस हमने देखा था, उसमें पहली कंडीशन फॉल्स है, लिहाजा सब फॉल्स होंगी। तो मिसाल के तौर पर फिर ये क्यों फॉल्स है? जाहिर है फॉल्स है। वो बी जो था, कौन सा बी? हर बी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं था ना, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। अच्छा, ये तीसरा क्या है? कॉलम, ये भी फॉल्स है, इसलिए आपने देख लिया था ना कि कुछ बीस तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, कुछ नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। और ये क्या है? ये भी फॉल्स है, इसलिए आपने उसमें देखा था, क्या देखा था? ए जो था ना, पहले 3 कॉलम्स थे, आखिरी रो नहीं थी पिवट, तो ये हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। आप जरा पढ़कर आइएगा।